नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। अब से हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ हर रोज़ किया करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको आने वाले टीजीटी, पीजीटी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is not true about EEPROM? EEPROM से रिलेटेड क्या ठीक नहीं है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है EEPROM की, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फोर्थ होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज स्मॉलर, फास्टर एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे कौन सी मेमोरी आपके काम करती है, ये पूछा गया है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is erased by exposing it to UV light? कौन सी है ऐसी जो कि इरेज की जाती है बाय एक्सपोजिंग टू इट टू यूवी लाइट? जो ईपीरोम होती है उसको हम एक्सपोज करते हैं, मिटाते हैं, यानी कि उसको रफ कर देते हैं। किसका इस्तेमाल करके? अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके। तो आंसर होगा थर्ड, EEPROM। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of these memories will be used to store variable data? तो ये होती है हमारी, किसको हम इरेज कर सकते हैं? These memories will be used to store variable data. EEPROM are used to store variable data. Answer will be third, EEPROM. Next पे, on which type of ROM, random read only memory, data can be written only once? किस में जो है डाटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है? जो हमारी प्रोग्रामेबल रोम होती है पी रोम, उसमें डाटा सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। और जो ई पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, इनमें हम डाटा बार बार लिख सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? प्री रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ई पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ई पी रोम स्टैंड करती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आंसर विल बी सेकंड। Dash is a form of computer data storage which stores frequently used program instructions to increase the general speed of a system. कंप्यूटर्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वो हम करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का हम यूज़ करते हैं, जो कि डाटा को स्टोर करती है, बट ये वोलेटाइल होती है। जैसे ही हमारी पावर स्विच ऑफ होगी, इसमें जो डाटा होगा, कंटेंट होगा, वो सारा का सारा हमारा जो है इरेज हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो आंसर होगा थर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से सबसे तेज़ कौन सा है? रैम, CD रोम, रजिस्टर, कैश। याद रखिएगा, जो हमारा रजिस्टर होते हैं वो कैश से और रैम से और सेकेंडरी मेमोरी सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर्स किससे बनते हैं? रजिस्टर्स बनते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के ग्रुप से। स्टैटिक रैम SRAM इज़ फास्टर दैन डायनेमिक रैम।
डी रैम, बिकॉज जो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर क्यों होती है डायनेमिक रैम से, ये हमें बताना है। एस रैम इज़ कॉस्टलियर देन एस रैम, नहीं, ठीक है। एस रैम यूज़ कैपेसिटर, एस रैम कैपेसिटर तो होते ही हैं। एस रैम इज़ चीपर, एस रैम महंगी होती है डी रैम के मुकाबले। एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, आंसर होगा 3। एस रैम में हमें जो क्या होता है, रिफ्रेशिंग रेट इसका कम होता है उसके मुकाबले, हमें इसमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, ये फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। डायनेमिक रैम डी रैम इज़ स्लोअर दैन स्टैटिक रैम बिकॉज, फिर से यही पूछा गया है कि जो डायनेमिक रैम होती है वो क्यों स्लो होती है स्टैटिक रैम के मुकाबले। तो आंसर है डी रैम रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग, डी रैम को जो है रिफ़्रेशिंग इसकी ज़्यादा होती है डी रैम की। देखो ये तो ठीक है ही, डी रैम जो है कॉस्टलियर नहीं होती है, डी रैम कॉस्टली कम होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, एस रैम ज़्यादा महंगी होती है। डी रैम यूजेज फ्लिप फ्लॉप दोनों में यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर्स में स्मृति का प्रकार नहीं है, मेमोरी का जो टाइप नहीं है वो पूछा गया है। मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल, ये जो सारे हैं ये मेमोरी के टाइप हैं। सर्वर जो है वो मेमोरी का टाइप नहीं है, आंसर विल बी 3rd। सर्वर जो है बनता है कई सारे तरह की मेमोरीज़ को इस्तेमाल करके, वो ऑप्टिकल भी हो सकती हैं, सेमीकंडक्टर भी, मैग्नेटिक भी, इन सब का यूज़ करके सर्वर बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारी वोलेटाइल होती है, आंसर विल बी 3rd, रैम। यूनिकोड यूजेज डैश बिट्स ऑफ टू कोड ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स। सबसे पहले हमारा आया था स्काई, स्काई स्टैंड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा 7 बिट कोड था, जो यूज़ होती थी इसकी 7 बिट यूज़ होती थी। बट इसके बाद जो आया वर्जन जो था हमारा यूनिकोड आया, वो था 16 बिट का। इसमें और ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर जोड़े गए और इसमें काफ़ी सारे लेटर, लगभग दुनिया के सारे हर तरह का फ़ॉन्ट टाइप इसमें था, अभी भी है, हम यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 16 बिट का होता है यूनिकोड। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। जब प्रोसेस हमारा कोई डाटा होता है तो मेन मेमोरी में रखा जाता है, और मेन मेमोरी में हम किसको बोलते हैं, ज़्यादातर हम रैम को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर्स की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती है उसको हम मेज़र करते हैं बिट्स में, बाइट्स में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, जीबी, गीगाबाइट में। तो आंसर होगी 2nd। नेक्स्ट, EBCDIC कोडिंग स्कीम यूजेज डैश बिट्स टू कोड डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो EBCDIC कोडिंग स्कीम होती है वो कितने बिट्स यूज़ करती है। तो EBCDIC एक कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये हमारा 8 बिट का होता है, आंसर विल बी 1st। कंप्यूटर्स विशिष्ट डैश के साथ कार्य करते हैं करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। कंप्यूटर्स मेनली किसके साथ वर्क करते हैं, कंप्यूटर्स मेनली वर्ड्स के साथ वर्क करते हैं, आंसर विल बी 1st। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार डैश बाइट्स एक्सेस कर सकता है। जो हमारा 32 बिट जो वर्ड कंप्यूटर होता है, जो कि हमारे घरों में भी हम मेनली इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार में 4 बाइट्स, 32 बिट का मतलब ये होता है कि एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो इसका मतलब हो गया 4 बाइट को वो एक्सेस कर सकता है। ए पिक्सल इज ए, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक स्मॉलेस्ट
जो हम कहते हैं कि किसी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, इसी तरह हमारी पिक्चर का जो रेजोल्यूशन होता है, जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है, उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है पिक्चर का, उसे हम पिक्सल कहते हैं, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। आंसर विल बी थर्ड। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? लेज़र प्रिंटर में हमारा क्या होता है, चालक सेमीकंडक्टर लेज़र होता है। आंसर विल बी थर्ड। कैसा होता है? वो होता है सेमीकंडक्टर लेज़र होता है लेज़र प्रिंटर में, याद रखेंगे। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, डैश स्क्रीन कम हो साफ होगी। अगर हमारे पिक्सल जितने ज़्यादा होते हैं उतना हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, जब हमारे स्क्रीन जितने पास होंगे पिक्सल्स उतनी ही हमारी स्क्रीन साफ़ होगी। आंसर विल बी फोर्थ। आपने कंप्यूटर्स ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर्स की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? मॉनिटर्स को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है। मॉनिटर्स को पीसी से जोड़ा नहीं गया, ये दोनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। आंसर विल बी थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउस यूजेज ए लेजर फॉर डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द माउस? जो हमारा माउस होता है, आपने देखा होगा, अब हम ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस यूज़ करते हैं। पहले क्या करते थे हम, स्क्रॉल वाले जो बाल माउस होते थे, उनके नीचे बॉल होती थी, ट्रैकिंग बॉल, उससे भी वो मूवमेंट करते थे। बट अब जो है ऑप्टिकल माउस का ज़माना है, अब यही इस्तेमाल होते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ, ऑप्टिकल माउस। ICR स्टैंड्स फॉर, ICR को क्या कहते हैं? ICR स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर विल बी सेकंड, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हम बाईं तरफ के लिए हम बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हैं और राइट हैंड के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर विल बी सेकंड। अगर हमें लेफ़्ट का करना है तो बैकस्पेस, अगर राइट का करना है हमें तो हम करेंगे डिलीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉडिफायर की इन एन IBM कंपैटिबल कंप्यूटर? कौन सी जो है मॉडिफाई की नहीं होती है IBM के कंप्यूटर में? शिफ्ट की भी मॉडिफायर की होती है, कंट्रोल भी और विंडो की भी। जो टैब होती है वो मॉडिफायर की नहीं होती है। मॉडिफायर की कौन सी होती है? मॉडिफायर की वो होती हैं जिनका इस्तेमाल हम दूसरी कीज़ के साथ मिला के करते हैं, उन्हें हम मॉडिफाई की कहते हैं। हाउ मैनी कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट के लिए हमारी कितनी की होती हैं? वो 26 ही होती हैं। आंसर विल बी थर्ड। डंप टर्मिनल में मॉनिटर और डैश होते हैं। डंप टर्मिनल में किसको रखा गया है? एक कीबोर्ड को और मॉनिटर्स को। आंसर विल बी कीबोर्ड। टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, टच पैड को फ्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। आंसर विल बी फर्स्ट, फ्रेशर। कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं? पैरेलल कीबोर्ड, सीरियल कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है दो टाइप का होता है, एक तो पैरेलल होता है, एक सीरियल होता है। आंसर विल बी थर्ड, बोथ ऑफ दीज। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन को और कमांड को कैप्चर करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं? वो हम करते हैं इनपुट डिवाइस का करते हैं। आंसर विल बी फर्स्ट। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है, आंसर विल बी फोर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी KVS, TGT या PGT एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों।
ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन ये इजी हैं या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कुछ हार्ड डाल दें, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डैश इज ए सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे, इंडिया। जो सीडेक है उसका हमारा सेंटर है, उसका सेंटर एक मोहाली में भी है चंडीगढ़ में, और पुणे में भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, इस जो सीडेक ने जो हमारा सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम। डैश इज ए सीरीज ऑफ कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो उन्होंने क्या कौन सा कंप्यूटर बनाया था? परम। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्रे XMP24, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्रे XMP24, क्रे 2 और ताइने 2, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं, इन्हें आपको याद ही रखना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड? माइक्रो प्रोसेसर हमारे कौन सी जनरेशन में यूज हुए? माइक्रो प्रोसेसर जो थे 4th जनरेशन में यूज हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। What name has been given to the first सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया? इंडिया में जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था सीडेक ने। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन डैश जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में थी, वैक्यूम जनरेशन जो थी फर्स्ट जनरेशन में थी, और ट्रांजिस्टर जो थे सेकंड जनरेशन में थे। आंसर विल बी थर्ड, सेकंड जनरेशन। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC इन इलेक्ट्रॉनिक इज, IC को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड? सबसे पहले कौन कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? वो किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में थी? वैक्यूम ट्यूब जो थी फर्स्ट जनरेशन में थी। आंसर विल बी सेकंड। गेव डैश गेव स्टोरेज प्रोग्राम concept in which program and data to be processed are stored in the same memory। किसने दिया था ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे कि हम डाटा को प्रोसेस कर सकें और स्टोर कर सकें सेम मेमोरी में? वो हमारा दिया था कॉन्सेप्ट जॉन वैन न्यूमन में। जॉन वैन न्यूमन एक साइंटिस्ट थे जो कि टी बेल लैब में काम करते थे। इन विच सिटी इज इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM ओपन्ड? जो चेन्नई थी, भारत की जो सिटी है चेन्नई, उसमें इंडिया का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस ATM ओपन किया गया था। आंसर विल बी सेकंड। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स, ये सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स का फादर कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग? ये आपको क्वेश्चन आपको पजल करेगा कि आप सोचोगे कि हाँ कंप्यूटिंग का फादर कौन है, तो ये दोनों सेम है। कंप्यूटिंग का फादर पूछे या फिर कंप्यूटर का पूछे, ये दोनों चार्ल्स बेबेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर रिफ्लेक्ट्स इट्स फ्लेक्सिबल बिहेवियर? कंप्यूटर का जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है उसको कौन दिखाता है? वो दिखाता है वर्सेटिलिटी। आंसर विल बी थर्ड। द वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। आंसर विल बी फर्स्ट। प्रोग्राम काउंटर इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कैश मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर जो हमारा होता है इंटीग्रेटेड पार्ट होता है कैश मेमोरी का। और
कैश मेमोरी का पार्ट होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होने वाली एग्जीक्यूट होने वाली है उसका हमें एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से ही मिलता है। कैश मेमोरी के साथ काम करता है, याद रखिएगा। डीएसएसपी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये डीएसएसपी से पूछा गया था पहले। फॉर कंप्यूटर वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ 0 and 1s. To store the 0 and 1s dash is placed inside a processor. For computer world consists of 0 and 1s. To store the 0 and 1 dash is placed inside a processor. 1 और 0 को कौन स्टोर करता है, वो करता है ट्रांजिस्टर। उसी के लिए हम 1 और 0 को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोसेसर के अंदर हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ CPU? CPU का पार्ट क्या नहीं है? कंट्रोल यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, रजिस्टर भी होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो CPU का पार्ट ना होकर मेमोरी का पार्ट होती है। आंसर विल बी फोर्थ। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर किसका पार्ट होता है? एक्यूमुलेटर एक हमारा CPU का हिस्सा होता है, जहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो जाके वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए एक स्टोर होती है, बफर की तरह काम करता है एक्यूमुलेटर। आंसर विल बी सेकंड। तो चलिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको करवाए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये पहले कभी ना कभी DSSB, KVS, NVS इन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आप अपने को कॉन्फिडेंट पाओगे। ऐसी आने वाली और सारी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।